बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन का काम करवाता है, तो उसके सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को हमने हार्ट का नाम दिया था, जो सेकंड कंपोनेंट था जिसको हमने ब्लड वेसल का नाम दिया, एंड जो थर्ड कंपोनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हमने ब्लड का नाम दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हमने हार्ट कहा, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसको ब्लड वेसल कहते हैं, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले एक लेक्चर हुआ ब्लड वेसल्स पे, जिसमें ब्लड वेसल्स को डिफाइन किया था, इसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि ब्लड वेसल्स क्या है, इसकी जो टाइप्स में आर्टरी क्या है, इसका डायमीटर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने वेन्स को भी डिस्कस किया और फिर कैपिलरीज को डिटेल से डिस्कस किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको भी हमने हाईलाइट किया था, ताकि किसी भी टेस्ट में जब भी आप अपीयर हो, नीट टेस्ट दें, ईटा दें, एमडी कैट दें, एनएमडी कैट दें, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकें। तो इसी वजह से टॉपिक से रिलेटेड उसी वक्त एमसीक्यूज को भी हाईलाइट करते जा रहे हैं। अब जो लास्ट लेक्चर था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले मैं वो रेकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को आप देख लें। अगर मैं ब्लड वेसल को मैं अगर 1 मिनट के लिए उसकी समरी में अगर एक्सप्लेन करूं, तो उसकी समरी कुछ यूं थी कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जिस चीज में पंप करता है, जिन पाइप्स में, जिन नालियों में, जिन ट्यूब्स में, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि ब्लड हार्ट पंप करता है, तो ब्लड क्या लेकर जाता है और हार्ट ब्लड को क्यों पंप करता है, तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर करेंगे कि सर हार्ट ब्लड को इस वजह से पंप करता है ताकि ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को साथ लेकर जाए और बॉडी के सेल्स को दे। क्लियर है? अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को डायग्राम पे अप्लाई करूं और आपके कंसेप्ट्स ताकि क्लियर हों, फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेल हैं, ये सेल है। सर कौन से सेल हैं? ये किडनी सेल भी हो सकते हैं, लिवर सेल्स भी हो सकते हैं, स्किन सेल्स भी हो सकते हैं, मसल्स के सेल्स भी हो सकते हैं, कोई भी सेल्स हैं। क्योंकि बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये इनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब इनके पास फूड नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ये बड़े ही परेशान बैठेंगे। जाहिर सी बात है, इनकी जो जान है वो ऑक्सीजन है और फूड है। तो अब इस तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, फूड कैसे पहुंचती है, वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना केवा से या इंफीरियर वीना केवा से हार्ट के राइट आर्टरियम में एंटर होता है। राइट आर्टरियम में एंटर होने के बाद ये नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट होता है, जिसको हम राइट वेंट्रिकल का नाम देते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ जाएगा और वहां पे इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये दोबारा से हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में एंटर होगा
और लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये जो ऑक्सीजन मिला ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा और आयोटा फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड है और उन स्मॉल ब्रांचेस को हमने आर्टरी का नाम दिया था। आयोटा क्या है? लार्जेस्ट वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से बाहर आती है और वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है जिसको हमने आर्टरी का नाम दिया है। आर्टरी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब ये जो आर्टरी है ये फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड होगी और इन स्मॉल ब्लड वेसल्स को आर्टरियोल्स कहते हैं। अब आर्टरियोल्स फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होगी और इन स्मॉल ब्रांचेस या ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। सो कैपिलरीज क्या है? जब आर्टरियोल्स ब्रांचेस में डिवाइड होगी, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स में डिवाइड होगी, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। अब इस पॉइंट पे जरा सा गौर कीजिएगा, इस कैपिलरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो न्यूट्रिशन को लेकर आ रहा है, अब ये जो न्यूट्रिशन यहां पे कैपिलरीज में आई हुई है, जो ऑक्सीजन आई हुई है पीछे से, वो सेल में इंटर होगी और सेल से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कैपिलरीज में इंटर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेल के साथ मटेरियल जो एक्सचेंज होता है वो इन ब्लड वेसल्स में होता है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। अब एक्सचेंज होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे की तरफ मूव करेगा और जिन वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से निकल कर आएगा जिनको हमने वेन्यूल्स का नाम दिया था। अब वेन्यूल्स के बाद ये जो छोटी वेन्यूल्स बड़ी पाइप में इंटर होंगी, बड़ी ब्लड वेसल्स में इंटर होंगी, जिसको हमने वेन का नाम दिया। अब ये बॉडी की डिफरेंट वेन्स, जगह से आने वाली वेन्स जो हैं वो अगर बॉडी के नीचे वाले पार्ट से आ रही हैं तो इंफीरियर वीना केवा में टच होंगी। अगर बॉडी के ऊपर वाली साइड से वेन आ रही हैं तो वो सुपीरियर वीना केवा के साथ इंटर होंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर इंटर करेंगी? राइट आर्टरियम में इंटर करेंगी। और फिर इसी तरह राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ और लंग्स से फिर जो है लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम से दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये सर्कल चलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है, सेल्स तो यहां पर भी मौजूद थे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरियोल्स में भी मौजूद था, न्यूट्रिशन तो आर्टरियोल्स में भी मौजूद थी, क्योंकि रास्ता वो है। तो सर एक्सचेंजमेंट जो मटेरियल की होनी है वो कैपिलरीज में ही आकर क्यों होनी है, वो आर्टरियोल्स में क्यों नहीं हो सकती? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज का हमारा टॉपिक है कि कैपिलरीज में सेल्स के साथ मटेरियल क्यों एक्सचेंज होता है, कैसे होता है, इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैपिलरीज क्या है और एक्सचेंजमेंट कैसे होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। सो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी अगर आप गौर से देखें तो कैपिलरीज वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, एक पॉइंट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरियोल्स से निकलती हैं और वेन्यूल्स के साथ टच होती हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जो स्मॉलेस्ट हैं और जहां पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है,
ऐसी ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। अब इसी पॉइंट को मैं डिफिनीशन पे अप्लाई करता हूं कि कैपिलरीज क्या है। कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, जो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को कनेक्ट करवाती है और जहां पे सेल के साथ मटेरियल एक्सचेंज होता है, ऐसी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। सो अगर एमसीक्यूज आ जाए डियर स्टूडेंट्स कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज हैं। तो यहां पे मैं जगह इतनी नहीं है, मैं इधर एमसीक्यूज लिख लिया है, आप लोगों ने हाईलाइट करना है कि स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल्स है वो कैपिलरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये जो कैपिलरी है और ये जो सेल हैं, इनको अगर मैं इधर से काट कर इस कैपिलरी को और इस सेल को अगर मैं यहां से काट कर थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं, तो एक वाल कैपिलरी की ये है और दूसरी वाल ये है, तो इट्स मींस के एक वाल ये है कैपिलरी की और एक वाल ये है, और दरमियान में आपको ये जो स्पेस नजर आ रहा है ये कैपिलरी में ये स्पेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो स्ट्रक्चर में ये दो वाल से मिलकर बनती है, यानी वाल है, एक वाल ये है और एक वाल ये है, और दरमियान में स्पेस यानी ल्यूमन है। ब्लड इस ल्यूमन के अंदर मूव करेगा और कैपिलरी के साथ इधर सेल्स पड़े हुए हैं, यानी ये नीचे सेल्स पड़े हुए हैं। सो मटेरियल ने इधर से एक्सचेंज होना है सेल्स के साथ, और सेल से वेस्ट मटेरियल ने कैपिलरीज में आना है। सो मटेरियल कैसे एक्सचेंज होगा उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सो अगर आप कैपिलरी देखें तो कैपिलरी का जो डायमीटर है, यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे नोट भी किया हुआ है। जो डायामीटर है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है, किसका? कैपिलरी का। तो आपने एमसीक्यूज के लिए इसको हाईलाइट भी करना है और नोट भी करना है कि डायामीटर ऑफ कैपिलरी कितना है, 8 से 10 माइक्रोमीटर। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इतना कम क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है? इतना डायमीटर तो आरबीसी का भी होता है, रेड ब्लड सेल्स का भी होता है, तो इतना ही डायमीटर इसका भी है, तो क्यों होता है उसकी रीजन अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड सेल का डायमीटर भी आपको पता है 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तो कैपिलरी का जो डायमीटर है आरबीसी के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ताकि आरबीसी एक टाइम में एक आरबीसी आगे की तरफ मूव करे, एक आरबीसी ऊपर और दूसरा आरबीसी ऊपर और दूसरा आरबीसी ऊपर, ऐसे नहीं मूव कर सकते, ताकि आरबीसी एक आरबीसी आगे की तरफ मूव करे, पीछे से दूसरा आरबीसी आए, पीछे से तीसरा आरबीसी आए, और एक लाइन में इनका फ्लो हो। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो होने की? ताकि टाइम ज्यादा मिले और मटेरियल एक्सचेंज सेल के साथ ज्यादा हो सके। सो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज लिटिल मोर देन आरबीसी, कि आरबीसी का अगर 7.5 माइक्रोमीटर है तो इससे कैपिलरी का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? दिस डिक्रीज द ब्लड फ्लो, ताकि फ्लो में डिक्रीज आए, टाइम प्रोवाइड फॉर मटेरियल एक्सचेंज, और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले मटेरियल एक्सचेंज का। अगर ब्लड कैपिलरी का जो अंदर का डायमीटर है वो ज्यादा है, इमेजिन करें, तो एक आरबीसी इधर, एक आरबीसी इधर, एक आरबीसी इधर, तो एक टाइम में ज्यादा आरबीसी पास होंगी, तो टाइम कम मिलेगा एक्सचेंज होने के लिए। क्लियर है? तो इस वजह से इसका जो डायमीटर है वो कम है। इसके बाद अगर इसकी वाल की बात की जाए, ये जो वाल है तो इसका जो डायमीटर है या वाल की जो थिकनेस है
वो तकरीबन होती है 0.5 माइक्रोमीटर। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट भी नोट कर दिया कि जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ कैपिलरी इतनी है और डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर है। अब सर हमें यह बताइए कि ये जो कैपिलरी की जो वॉल्स हैं ये कितनी लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनती हैं और उन सेल्स के नाम क्या हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सिंगल लेयर सेल से मिलकर बनती है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो सिंगल लेयर सेल्स है। और इन सेल्स का जो नाम है जो कैपिलरी की वॉल बनाता है इसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोथेलियल सेल्स क्या हैं? वो सेल्स जो कैपिलरी की वॉल बनाते हैं, कैपिलरी को बनाते हैं। सो मैंने यहां पे लिख लिया मेड फ्रॉम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स। तो यहां पे भी आपने एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना है कि कौन से सेल से मिलकर बनता है। एंडोथेलियल से, लेकिन सिंगल लेयर होती है और थिकनेस आपको पता है। अब आते हैं कि एक्सचेंज मटेरियल का कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जो ब्लड है वो यहां से यहां पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ब्लड यहां पे पहुंच आया है, यानी आर्ट्रियोल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच आया है। अब आर्ट्रियोल से ये आगे कैपिलरी में कैसे एंटर होगा? तो याद रखना है आर्ट्रियोल से जब भी कैपिलरी स्टार्ट होगी तो उससे पहले, यानी यहां पे एक स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है जो स्मूथ मसल से मिलकर बनता है, जो यहां से ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड अगर इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है तो इस कैपिलरी को मैंने यूं लिखा, अगर इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है तो यहां पे कैपिलरी के शुरू में यहां पे एक स्फिंक्टर होगा और इस स्फिंक्टर को मैंने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का नाम दिया। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है? रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स डेट रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनता है जिसका काम रेगुलेट करना है ब्लड फ्लो इन ब्लड कैपिलरीज में। अगर ये स्फिंक्टर काम करना छोड़ दे या ये स्फिंक्टर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर ये स्फिंक्टर डैमेज हो जाए, यानी ये वाला जो स्फिंक्टर है जो रेगुलेट कर रहा है ब्लड को, अगर ये डैमेज हो जाए तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से कैपिलरी के अंदर एंटर होगा। जब ज्यादा प्रेशर से कैपिलरी के अंदर एंटर होगा तो जो मटेरियल सेल की तरफ नहीं जाने चाहिए, जो जरूरत नहीं भी है, वो भी यहां से सेल्स की तरफ मूव करेंगे और यहां पे एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्फिंक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, स्फिंक्टर की ये इंपॉर्टेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिए, ब्लड यहां से यहां पे इंटर हो चुका है। अब इस ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, यानी कि ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन भी मौजूद है, आरबीसीज भी मौजूद हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं, प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं और डिफरेंट प्लाज्मा एक्सेट्रा मौजूद है। अब ये देखते हैं कि यहां से ये जो सेल्स बैठे हुए हैं बड़े ही परेशान बैठे हुए हैं। इस वजह से परेशान बैठे हुए क्योंकि इनको ऑक्सीजन अभी नहीं मिली, मटेरियल अभी नहीं मिला। अभी मटेरियल कहां पे है? इस टाइम कैपिलरीज में है और इनके अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये वेस्ट मटेरियल से तंग है, जबकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यानी फूड इनको चाहिए। तो अब इन्होंने क्या करना है, इन सेल्स ने, ये कोई भी सेल हो सकते हैं, इन सेल्स ने वेस्ट मटेरियल्स को कैपिलरीज को देना है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को खुद लेना है। अब कैसे लेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आरबीसी अपने साथ एक इंपॉर्टेंट गैस लेकर आई हुई है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन ये अपने साथ लेकर आई। अब डिफ्यूजन का सिंपल कंसेप्ट आप समझते होंगे कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं? जहां पे किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो वहां से मूव करेगी वहां पर जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो इस टाइम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां से जिन चीजों की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो यहां से यहां मूव करेंगी। जबकि वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा से यहां पे मूव करेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां पे मूव करेगी। तो डिफ्यूजन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक दूसरा कंसेप्ट यहां पे है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर डेफिनेटली आप समझते होंगे कि प्रेशर क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो फोर्स लगा रहा है इसको हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कोई भी फ्लूइड लगाती है। अब यहां पे जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आर्ट्रियोल से ब्लड जब कैपिलरीज में एंटर होगा, तो जब कैपिलरीज में एंटर होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां पे जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां से जो मटेरियल हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो प्लाज्मा है यानी फ्लूइड पार्ट है, वो फ्लूइड पार्ट इस हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। यहां से ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन यहां से सेल्स की तरफ मूव करेगा। न्यूट्रिशन यानी यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो यहां से यहां पे मूव करेगी। लेकिन कंसंट्रेशन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, वेस्ट मटेरियल्स की ज्यादा है और यहां पे कम है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल से कैपिलरीज में आएगी और ये एक्सचेंजमेंट पॉसिबल होगी। तो एक्सचेंजमेंट ऐसे होती है कि सेल्स जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके दरमियान स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, स्पेसेस पाए जाते हैं जो मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं। इन सेल्स के दरमियान और कैपिलरीज के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? वो फ्लूइड जो सेल्स को सराउंड करता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो यहां से मटेरियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल से सेल्स में आएगा और सेल से मटेरियल उसी तरह इंटरस्टिशियल में और इधर से इधर। अब ये जो सेल्स हैं पहले बड़े ही सैड थे, खफा थे, अब ये बड़े ही खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अब इनको ऑक्सीजन मिल चुकी है, अब ये बड़े ही हैप्पी रहे। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में ज्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो है वो कैपिलरी में एंटर होगी। अब एंटर होने के बाद यहां से वेन्यूल्स में एंटर होगी और वेन्यूल से वेन्स में और वेन्स जाके सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा में टच होंगी और सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा जाके हार्ट में ओपन होगी और हार्ट से दोबारा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड वापस जाएगा। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मटेरियल की एक्सचेंजमेंट कैसे होती है। तो अब ये भी याद रखना है कि आर्टरी में प्रेशर, आयोटा में प्रेशर ज़्यादा होता है, आर्टरी में उससे कम हो जाता है, आर्ट्रियोल्स में उससे कम हो जाता है, जबकि कैपिलरीज में उससे कम प्रेशर हो जाता है, वेन्स में उससे कम, वेन्यूल्स में उससे कम और वेन्स में उससे कम। इसी वजह से
ब्लड यहां से यहां पे मूव करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के तहत यहां से यहां पे मूव करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की 3 टाइप्स हैं, एक को कंटिन्यूस, दूसरे को फेनेस्ट्रेटेड एंड थर्ड वन को साइनोसाइडल कैपिलरी कहते हैं। कंटिन्यूस कौन सी होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड कौन सी होती हैं, साइनोसाइडल कौन सी होती हैं? सिंपल सी बात है, अगर एंडोथेलियल सेल्स यानी जो कैपिलरी की जो वाल है, अगर उसमें जो पोर्स हैं जो मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं वो ना हो, पोर्स ना हो, इन सेल्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल कम हो, तो ऐसी कैपिलरीज को कंटिन्यूस कैपिलरीज कहते हैं। ऐसी कैपिलरीज जिनके अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, अगर आप गौर से देखें, जो मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं, इन स्मॉल पोर्स अगर मौजूद हों तो उसको हम फेनेस्ट्रेटेड कहते हैं। ऐसी कैपिलरीज जिसके अंदर ये जो पोर्स हों ये लार्ज हों और मटेरियल यहां से बाहर और अंदर एक्सचेंज हो सका हो, ऐसे को हम साइनोसाइडल कहते हैं। अब जो कंटिन्यूस है, जिसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये जो कंटिन्यूस है ये कहां पे, ये कैपिलरीज कहां पे जाए, ये मोस्टली प्रेजेंट इन मसल्स, स्किन एंड नर्व टिश्यू। और ब्रेन में भी इस तरह की जो कंटिन्यूस कैपिलरीज होती हैं वो पाई जाती हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों ऐसी कंटिन्यूस क्यों पाई जाती, क्योंकि ताकि यहां पे से जो मटेरियल है वो एक्सचेंज वही हो जो बहुत ही जरूरत है। क्लियर है? तो ब्रेन के केस में क्या होगा, ताकि मटेरियल पहले तो जाए ही ना, अगर वो जाए जो ऑक्सीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि फेनेस्ट्रेटेड जिनके अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन में, किडनी में और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको जो सराउंड करने वाली कैपिलरीज हैं उनको हम फेनेस्ट्रेटेड कहते हैं। जबकि साइनोसाइडल वो वाली हैं जिसके अंदर ये जो गैप्स हैं या जिसको हम पोर्स कह सकते हैं ये लार्ज होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि यहाँ से जो सेल हैं वो भी क्रॉस हो सकते हैं। तो इनको हम साइनोसाइडल जो स्प्लीन और बोन मेरो में पाए जाते हैं। अब इसको मैं समराइज करता हूं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने सिंपल सा कंसेप्ट डिस्कस किया, कैपिलरीज क्या है। जब आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो आयोटा स्मॉल ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती हैं जिनको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज ही वो जगह है जहां पे सेल के साथ एक्सचेंजमेंट पॉसिबल होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सेल से कैपिलरी में जाते हैं, जबकि कैपिलरीज में जो यूजफुल मटेरियल सेल के लिए है वो कैपिलरीज से सेल के अंदर आता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में आता है और वेन्यूल से वेन्स में और वेन से दोबारा सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में वापस चला जाता है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को देखा। स्ट्रक्चर में हमने ये कहा कि जो कैपिलरी है उसकी जो वाल है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है जिसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। सेल की जो थिकनेस है, सेल वाल की जो इसकी वाल की थिकनेस है वो 0.5 माइक्रोमीटर है, जबकि इसका जो डायमीटर है 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि कैपिलरी के दरमियान, कैपिलरी के बाद एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो सेल्स को सराउंड करता है। जो मटेरियल सेल के लिए यूजफुल है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, फिर सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस कैपिलरीज में आता है और इस तरह सेल्स की एक्सचेंजमेंट, मटेरियल्स की एक्सचेंजमेंट होती है। लेकिन याद रखना है कि ये जो ब्लड है ये कभी भी कैपिलरीज से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस का या बर्ड्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता है, सिर्फ मटेरियल को एक्सचेंज करवाता है। फिर लास्ट में हमने
इस गैप्स एंडोथेलियल के दरमियान गैप्स की बेस पर 3 टाइप्स कहा, कंटिन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड एंड साइनोसाइडल। कंटिन्यूस वो हैं जिनके दरमियान गैप ना होने के बराबर, फेनेस्ट्रेटेड वो हैं जिनके दरमियान गैप होता है थोड़ा बहुत, और साइनोसाइडल जिसमें ज़्यादा होता है और सेल भी जो है इतना लार्ज होता है कि सेल भी अक्रॉस कर सकते हैं, तो ये साइनोसाइडल है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देनी हो, कोई भी पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।